एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 2 के नोट्स लेके आ गए हैं। जी हाँ, इसके पहले मैंने आपको अध्याय 1 के पूरी नोट्स प्रोवाइड कराई। अब मैं आपके लिए अध्याय 2 राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का राजा, किसान और नगर, इसका मैं आपको नोट्स लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने अध्याय 1 की नोट्स नहीं बनाई है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको डाल देना इतिहास क्लास 12, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखें अगर, तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात लगभग 1500 वर्षों का दीर्घ काल अनेक मायनों में महत्वपूर्ण था। जब हड़प्पा सभ्यता के बाद कितने साल बाद, 1500 वर्षों का जो लंबा समय था, इस दीर्घ काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भारतीय हमारा उपमहाद्वीप है, इसमें कई प्रकार के विकास हुए हैं। जैसे ऋग्वेद की रचना, किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना। कृषक बस्तियों का उदय, क्या हुआ आपका? कृषक बस्तियों का उदय हुआ है ना। चरवाहा बस्तियों का उदय, लौह युग का प्रारंभ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब इसके बाद जो युग आया तो यहाँ पे लोगों को भी जाना उसका प्रयोग। प्रारंभिक राज्यों, महाजनपदों, रजवाड़ों और साम्राज्यों का उदय, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखें अगर, तो इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक स्रोत क्या क्या रहे, किन किन चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी मिली। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक स्रोतों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए जान लेते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राप्त साहित्यिक सामग्री, जैसे धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। और तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा? तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, मतलब जो आपको खुदाई से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, खुदाई करते हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा मुख्य रूप से जो अभिलेख मिलते हैं खुदाई से, सिक्के मिल गए, कलाकृतियाँ मिल गईं, स्मारक और भगवा शेषों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का विशेष महत्व है। जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे सिक्के हो गए, आपका अभिलेख हो गए, आकृति स्मारक हो गई, इनका बड़ा योगदान है पुरानी संस्कृति को जानने में। अब अभिलेख क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं, उसी समय के होते हैं जिस समय की सभ्यता होती है। विद्वान इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि अभिलेख समसामयिक होने के कारण विश्वसनीय प्रमाण हैं और उनसे हमें सबसे अधिक सहायता मिली है। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक के हैं। अभिलेख मतलब होता है किन्हीं चीज़ों पे कुछ चित्र बना के या पत्थरों को कुरेद के कोई चीज़ लिख देना। जैसे आप लोग कहीं शहर पे जाते हैं, लिखा होता है कि इतने किलोमीटर दूर, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, दूर लिखी होती है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। या मंदिरों पे आपने देखा होगा कि जो चौपाइयाँ या आकृतियाँ बनी रहती हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? अभिलेख कह सकते हैं। अब अभिलेखों का अध्ययन कैसे किया गया? तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में है। याद रखिएगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पूरा लेखशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। और जो अशोक के अभिलेख हैं
किस भाषा पे हैं या किस लिपि पे हैं, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में हैं। अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन के बारे में बात करें अगर, तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं उसी तरह से। याद रखिए ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाईं ओर। ब्राह्मी लिपि से भारत की हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल और कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से सभी भाषाएं हुई हैं। प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की। किसने करी? प्रिंसेप नामक विद्वान ने। कब करी? तो 1838 में करी। चलिए अब दूसरा आता है खरोष्ठी लिपि का अध्ययन। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि प्रयुक्त की गई है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मिलान करके इस लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्के अथवा मुद्राएं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रातात्विक स्रोतों में सिक्कों अथवा मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। सिक्के और मुद्राएं भी काफी अच्छा स्थान रखती हैं जब उनका अध्ययन करते हैं, तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे भी कि मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब तक सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं आहत सिक्के कहलाते हैं। इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। प्राचीन काल की प्राप्त मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। विद्वान लेखक बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, प्राचीन सिक्के मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्रायः असंभव है। आगे बढ़ें तो प्रारंभिक राज्य यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के ईसा पूर्व के है ना काल को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में प्रायः आरंभिक नगरों और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना प्रारंभ हुई। फिर यहाँ पे आपका 16 जनपद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मोस्ट आती है मैं आपको बताते जाता हूँ, तो आपको उनको भी नोट करते जाना है। तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों की सूची प्राप्त होती है। याद रखिएगा कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों की सूची प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनके विवरण। पहला है अंग। आधुनिक मुंगेर व भागलपुर बिहार का क्षेत्र अंग जनपद में सम्मिलित था। याद रखिएगा अंग जो था आधुनिक मुंगेर व भागलपुर बिहार का क्षेत्र अंग जनपद में सम्मिलित था। इस जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। यह जनपद व्यापार एवं सभ्यता का केंद्र था। तो व्यापार और सभ्यता का केंद्र कौन था? तो आपका अंग जनपद हो जाएगा। दूसरा आता है काशी। तो काशी जनपद की राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश थी। वाराणसी ज्ञान, शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। काशी एक शक्तिशाली राज्य था उस समय पे। तीसरा बज्जी। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। याद है कि बज्जी क्या था? तो 8 राज्यों का संघ। पूछ सकता बज्जी क्या है? 8 राज्यों का संघ है। इन 8 राज्यों में लिच्छवी, विदेह एवं ज्ञात्रिक प्रमुख थे। बज्ज एवं संघ की राजधानी वैशाली थी। चौथा मल्ल। यह महाजनपद बज्जी संघ राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। यह महाजनपद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया नामक नगरों की भूमि पर फैला हुआ था। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। मल्ल भी 9 राज्यों का संघ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड और उसके समीपवर्ती क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आते थे।
केंद्र की राजधानी सुक्तिमती थी। आगे बढ़े, कुरु। इस महाजनपद में आधुनिक दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर सम्मिलित थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत में कुरु का उल्लेख है, कुरुक्षेत्र नामक से ना। पांचाल। यह महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला दक्षिणी पंचाल फैला हुआ था। इसके दो भाग, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, यानी उत्तरी पंचाल राजधानी अहिच्छत्र बरेली जिला और दक्षिणी पंचाल राजधानी कंपिल यानी फर्रुखाबाद थी। अब मत्स्य, यह महाजनपद आधुनिक राजस्थान के अलवर, जयपुर आदि क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। उसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था। इनको आपको इस तरह से याद कर लेना है। फिर आता है अस्मक। यह महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस राज्य की राजधानी पोतन या पोटिल थी। गांधार। यह महाजनपद कश्मीर तथा वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह व्यापार तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात था। कंबोज है ना, कंबोज गांधार जनपद का पड़ोसी राज्य था। इसकी राजधानी राजपुरिया घटक थी। आवंती। पश्चिम भारत में आवंती एक प्रमुख महाजनपद था। आवंती राज्य में आधुनिक मालवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। विद्वान इतिहासकार डॉक्टर आर.बी. भंडारकर के अनुसार आवंती राज्य उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। वत्स। वत्स राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक संपन्न राज्य था, जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। इसकी राजधानी आधुनिक प्रयागराज यानी इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी थी। कौशल। इस महाजनपद के अंतर्गत अवध का क्षेत्र, जो आज वर्तमान में फैजाबाद आता था, महात्मा बुद्ध के समय कौशल की राजधानी छिवस्ती थी। है ना। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु इसी कौशल राज्य के अंतर्गत थी। मगध। 16 महाजनपदों में सर्वप्रथम। 16 महाजनपद के राजनीतिक इतिहास में मगध का स्थान सर्वप्रमुख रहा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत का राजनीतिक इतिहास राज्यों के मध्य प्रभुत्व स्थापना के लड़े गए संघर्ष का इतिहास रहा। इस संघर्ष में अंततः मगध को सफलता प्राप्त हुई और वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, बाकी हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। पूरा नोट्स हमने आपके लिए तैयार कर लिया है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। आपको पूरा नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा नोट्स हमने क्या कर लिया है, आपके लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।